बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम हीट स्ट्रोक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जिसे आसान ज़ुबान में सन स्ट्रोक, थर्मिक बुखार या लू लग जाना कहते हैं। और ये एक मेडिकल एमरजेंसी है जिसकी वजह से आपके दिमाग को और अंदरूनी अज़ा को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाए या बाहर हवा का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आपके जिस्म में जो दर्जा हरारत कंट्रोल करने वाला सिस्टम है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म का अंदरूनी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि बाज़ सूरतों में जानलेवा साबित हो सकता है। एनडीएमए ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगले कुछ हफ्तों में मौसम शदीद गर्म होने वाला है और ये दर्जा हरारत तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि इस हवाले से आपको गाइड किया जा सके। और इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अहमद अब्दुल्ला, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं डॉक्टर अब्दुल्ला, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जिस तरह कि मैंने कहा कि अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो आपका अंदरूनी सिस्टम फेल हो जाता है। जी तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है और किस कदर अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है? देखें, नॉर्मल टेम्परेचर हमारे नॉर्मल्स भी थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये कि 97.5 फ़ारेनहाइट जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है। ये बढ़ के अगर 104 तक चला जाए, हम्म। देखें आपको पता है बाकी कैफियतें भी होती हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार में सही। 100 101 तक चला जाता है, लेकिन 104 या इससे ज़्यादा 104 वो कट ऑफ पॉइंट है जिसके ऊपर हम फिर उसको हीट स्ट्रोक की डोमेन में लेबल कर देते हैं। अच्छा। ठीक। और बेसिकली हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, आपको पता है कि मैमल्स और परिंदे जो हैं वो वार्म ब्लडेड हैं, तो हमने अपना एक बेसिक कोर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है हम्म। और बॉडी फिर हीट लूज़ या गेन करती है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। तो जब इर्द गिर्द का माहौल साजगार नहीं होगा तो फिर हमारा टेम्परेचर राइज कर जाएगा और वो बॉडी के फिर सारे मैकेनिज्म जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे सही। कैसे होता तो हीट स्ट्रोक की वजूहात क्या होती हैं, किस वजह से ये हो जाता है? एक तो आपने कहा कि बॉडी जो है वो टेम्परेचर नहीं मेंटेन करी, और भी कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपका टेम्परेचर ऊपर जा सकता है और बाहर अगर मौसम गर्म हो तो फिर वो एग्जैजरेट हो जाता है? है। जनरली तो आपकी जो इर्द गिर्द का माहौल है हम्म। उसमें कितनी गर्मी है वो उस पर डिपेंड करता है कि मेन वजह ये होती है। हम्म। और फिर आप मुख्तलिफ़ तबक़ात के हमारे लोग हैं जो गर्मी में काम करने पे मजबूर हैं, मज़दूर सही। हैं, किसान हैं, तंदूरों पे आपको पता है गर्मियों में लोग बिल्कुल। काम कर रहे होते हैं। और हम्म। बहुत सारे ऐसे पेशे हैं जिसमें सख्त गर्मी में काम करना पड़ता है। कुछ फाइनेंशियल मामलात भी होते हैं लोगों के। कल सही। मेरी एक हमारे साहब हैं जो सफाई का काम करते हैं हमारे इदारे में, उनसे गप लग रही थी, तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोगों को सर्दी अच्छी लगती है ज़्यादा या गर्मी? तो हम्म। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गर्मी गरीब के लिए मुश्किल होती है, हाँ। सर्दी में तो हम ज़्यादा चीज़ें उड़ लेते हैं, कुछ हम्म। कर लेते हैं इंतज़ाम, लेकिन जो गरीब तबका है उसके लिए गर्मी बहुत टफ़ होती है क्योंकि उससे बचने के चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की कि हमें इन लोगों का स्पेशली ख़्याल रखना जी चाहिए। जी। और जिस तरह कि आपने कहा कि गर्मी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर्दियों में तो चलें आपने एक्स्ट्रा क्लोथिंग पहन ली है। अच्छा, क्या करना चाहिए गर्मियों में? क्या एक्स्ट्रा लेयरिंग करनी चाहिए या कम करने चाहिए? जिस तरह की बनियान लोगों ने पहनी होती है, तो क्या वो बेहतर होती है पहनना या नहीं पहननी चाहिए? और कपड़े किस रंग के पहनने चाहिए और कौन से रंग हैं जो अवॉइड करने चाहिए गर्मियों में? देखें, जनरली स्पीकिंग गर्मी में अगर आप इनडोर्स हैं हम्म। तो आप जो मर्ज़ी पहने, लेकिन जब आप बाहर धूप में हैं तो फिर आपको लाइटर कलर के कपड़े पहनने चाहिए। जो लाइट कलर्स होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। सूरज की आने वाली धूप को। हम्म। जो डार्क कलर्स होते हैं वो उसको अट्रैक्ट करते हैं और खींचते हैं अपनी तरफ। तो डार्कर कलर्स अवॉइड करने चाहिए। अगर अच्छा, अब इसमें यह है कि क्या सिर्फ धूप है या गर्म हवा या लू से भी आपका एक्सपोजर है, हम्म। क्योंकि वो जितनी आपका फिज़िकल एक्सपोजर होगा उसके साथ तो वो फिर आपकी बॉडी को फर्दर हीट अप करेगी। सही। तो अगर कहीं पे लू भी है
फिर तो आप अपने आप को कवर करें। आपने देखा होगा कि रेगिस्तानी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो हाँ। अपना मुंह वगैरह भी कवर करके रखते हैं और वो अपनी हम्म। बॉडी का कोई हिस्सा नहीं छोड़ते जिसकी वजह से एक्सपोज नहीं छोड़ते एक्सपोज उसको। नहीं छोड़ते, ठीक है। सब कवर्ड करते हैं, क्योंकि वो गर्म हवा जो होती है वो आपकी बॉडी से, एक तो टेम्परेचर का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है हम्म। हमारे जिस्म का, दूसरे पानी की जो मामलात हैं और नमकियात के मामलात हैं वो भी इसके साथ इंतहाई इम्पोर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि इस तरह के जो एरियाज़ हैं जहाँ पर पहाड़ होते हैं, वहाँ पर गर्म हवा जब चलती है तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने हमेशा से एक चादर रखी होती है, जी जिससे वो अपना फेस कवर कर लेते हैं या अपना हेड कवर कर लेते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक आपको बचा लेती है जी लू से। जी ठीक है, तो यानी कि गर्मी तो आ ही रही है, लेकिन लू भी काफ़ी डेंजरस है। अगर हवा चल रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहें कि जी हवा तो चल रही है तो मैं गर्मी में चला जाता हूँ। अगर वो लू आपको हिट करती है तो वो भी फिर काफ़ी नुकसान कर सकती देखें, है। ये इसको इसको समझें, हुँ, ये बेसिक फिजिक्स का मैकेनिज्म है सही। कि जब आप हमारे आपके कमरे में एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है, सही। जब उसका टेम्परेचर बाहर के मुकाबले में कम करने के लिए वो अंदर की हीट बाहर फेंकेगा। हुँ, जब बाहर टेम्परेचर कम है तो वो अंदर और बाहर के टेम्परेचर में एसी भी उसमें काम नहीं कर रहा होगा, या आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं बिल्कुल। तो जब आपकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हुँ, हीट इतनी ज़्यादा है कि आपकी बॉडी रेडिएट उसे बाहर कहाँ फेंकेगी, क्योंकि सब कुछ ही गर्म है, तो ठीक। फिर बॉडी हीट फेंकना बंद कर देती है। देखें, हुँ, हीट स्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेप वाइज होता है। ठीक है। सबसे पहले जो हम अक्सर फील करते हैं हम सब, हुँ, हीट फटीग होती है। ठीक है। यानी कि आप ज़रा सा थक गए या कमज़ोरी निढाली महसूस की जब आप गर्मी से हुँ, एक्सपोजर हुआ, जब आप एक गर्म दिन बाज़ार में गुजार के आते हैं और फिर आप कहते हैं यार पानी पिलाओ, बहुत थक गया हूँ, पंखा चला दो, एसी चला दो, बिल्कुल। दैट इज़ हीट फटीग। हुँ, इससे आगे चल गई बात और एक्सपोजर गर्मी से जारी रहा किसी का, तो वो हीट एग्जॉस्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। और अगर हीट एग्जॉस्शन के लेवल पे भी कंट्रोल ना हुआ तो फिर वो हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक में जो मेन फ़र्क ये है कि हीट एग्जॉस्शन की फेज़ तक इंसान को पसीना आ रहा होता है सही। और इस तरीके से हम अपनी बॉडी की हीट लूज़ कर रहे होते हैं पसीना हुँ, आने से। लेकिन हीट स्ट्रोक में पसीना आना बंद हो जाता है। ठीक है। जब आपकी बॉडी ने फिर हीट लूज़ करना बंद कर दी और वो सारा गर्म टेम्परेचर अपने अंदर ही रख लिया, फिर वो ऑर्गन्स को डैमेज डैमेज करना करना शुरू कर शुरू कर देता है। देता है। अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि अगर आप अंदर कोई वेस्ट वगैरह पहनते हैं तो वो भी लाइट कलर्स की पहननी चाहिए या बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए? 2 तरह के लोग होते हैं, जो कि नहीं पहनते और जो पहनते हैं, तो बहुत सारे लोग काले रंग की भी पहनते हैं, तो मेरे ख्याल से गर्मी में वो अवॉइड करनी चाहिए। क्या ख्याल है जी, आपका? डार्कर क्लोथ्स, मोटे हुँ, कपड़े, ऐसे कपड़े जिनमें से हवा आराम से पास थ्रू ना कर सके, इस तरह के जनरली कपड़े अवॉइड करने चाहिए। सही। और अंडर गारमेंट्स इंतहाई पर्सनल मामला है, तो पीपल कैन वेयर वट एवर दे वांट टू और ठीक है। वट एवर इज़ एक्सेसिबल। हुँ। लेकिन ये कि वो उसकी मोटाई पे और उसके कपड़े पे, और हाँ, डार्क कलर्स जनरली गर्मियों में दिन के टाइम में धूप के एक्सपोजर से अवॉइड करने चाहिए। अच्छा, मैं ये इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि बच्चों में बहुत लेयरिंग कर दी जाती है, जी पेरेंट्स रियलाइज़ नहीं करते। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने इतना ज़्यादा पैक किया हुआ होता है, फिर अंदर वेस्ट भी पहनाई हुई होती है, फिर बच्चे को लेकर वो बाहर भी चले जाते हैं। मैंने छोटे छोटे 2 महीने के, या मैंने तो 10 दिन के बच्चों को भी देखा है कि लोग लेकर शॉपिंग पर गए होते हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरह से अवॉइड करना चाहिए। आपके ख्याल से कौन कौन सी एजेस हैं जिनमें आपको इन दिनों में एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत होती है? देखें, तमाम मेडिसिन का एक जनरल रूल है हुँ, कि एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस पे जो लोग होते हैं वो हमेशा ज़्यादा ख़तरात के शिकार होते हैं। हुँ, तो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस यानी कि ज़्यादा छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग लोग जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उनको भी बहुत एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनके बॉडी में खून के बहाव और पानी का मैकेनिज़्म बिल्कुल चेंज हुआ हुआ होता है जिस दौरान हमल चल रहा होता है। तो ये वो ख़ास तबकात हैं, प्लस ऐसे लोग जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको कोई अमराज हैं, जिनको अच्छा। डायबिटीज़ है, दिल के हुँ, अमराज हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, इनके अंदर क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनिटी कम चल रही होती है, तो वो ज़रा सी भी एबनॉर्मेलिटी से वो दूररस नताइज और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकते हैं। तो इन तमाम लोगों को एक्स्ट्रा एहतियात करनी चाहिए।
लेकिन सब लोगों को एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और मौसम इस कदर चेंज हो गया है कि कल रात को मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकली एंड मुझे काफ़ी स्वेटिंग होना लग गई और साथ जो है वो सांस तेज़ हो गया। तो हम थोड़ी सी अलामात की भी बात करेंगे कि क्या क्या अलामात होती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप ये बताएं कि किस कदर अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर अवॉइड करना चाहिए। यानी नॉर्मल टेम्परेचर हमारा जो मुल्क का है वो, जिस तरह कि मैंने अभी कहा कि वो कह रहे हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा, 45 तक। तो एक तो क्या ये अच्छा आइडिया है कि जाने से पहले एक दफ़ा टेम्परेचर चेक कर लिया जाए बाहर जाने से पहले, और दूसरा किस कदर अगर टेम्परेचर हो तो हम बाहर जा सकते हैं, और कौन सा कट ऑफ है जिसके बाद हमें कहना चाहिए कि यार थोड़ी देर हम घर में ही आराम करते हैं। मेरा ख्याल है एनीथिंग अबव 40s वो फिर ख़तरनाक हो जाता है। हैविंग सेड दैट, देखें जी, बहुत बड़ा तबका है जो मजबूर है बाहर निकलने पे, जो कि मेजॉरिटी हैं इस मुल्क में, ठीक है। जो डेली वेजर्स हैं, जो निकलेंगे तो खाएंगे और उनकी फैमिली खाएगी। तो हमें मतलब हम लोगों को बंद नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, उनकी ईज़ ऑफ एक्सेस होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि बिल्कुल। उन्हें कि मुश्किल सूरत हाल में, क्योंकि देखें ये क्लाइमेट चेंज तो चल रही है और आप देख रहे हैं कि ये आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसके मामलात जो हैं वो सर्दी और गर्मी दोनों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि ड्यूरेशंस में इजाफा हो रहा है। इसके बिल्कुल ऐसे ही साथ है। आपकी क्रॉप्स के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है कि फसलें जिस तरह से उगानी हैं, आपके जो बीमारी पैदा करने वाले मच्छर हैं उनकी अफजाइश नस्ल में भी फ़र्क पड़ रहा है। क्लाइमेट सही। चेंज बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हमें फ्यूचर को भांपते हुए देखना चाहिए कि लोगों को हम फैसिलिटेट करें और उनको आगाही दें कि ये, जैसे हम लाइट कपड़ों की बात कर रहे हैं, जैसे हम फ्लूइड्स रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें सारी जो हैं वो उन्हें मद्देनज़र रख के काम करने के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए। सही। और हमें एहसास करना चाहिए ऐसे लोगों का, जिस तरह कि अगर हमारी मेड्स हैं या हमारे कुक्स हैं और वो गर्मी में काम कर रहे हैं, तो हमें भी उनको थोड़ा सा लीवे देना चाहिए कि आज आप छुट्टी कर लें, आज गर्मी ज़्यादा है, या फिर काम थोड़ा कर लें। तो ऐसे अगर हम उनकी भी टेक केयर करेंगे तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला जो है वो इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करता है कि आपने अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल भी रखना है। एक्चुअली उन्हीं की केयर करनी है। देखें, अगर हमने ओवरऑल सिस्टम बेहतर करना है ना, तो आपके मुल्क में मेजॉरिटी जो है वो वर्किंग पॉवर्टी है। स्ट्रिकिंग है। वो अगर आप उस तबके के लिए करेंगे तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा ना जी। जब आप जो अपने निचले तरीन तबके पे काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिकल अप इफेक्ट होगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उनके लिए हालात अच्छे हैं तो जो मिडिल क्लास है और अपर क्लास है उनके लिए ऑटोमेटिकली और बेहतर हो जाएंगे हालात। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को आसानी दे रहे हैं तो फिर आपके लिए भी आसानी ज़रूर हो जाती है। जी तो इन लोगों का हमें एहसास करना है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप बात कर दें कि बाहर जो परिंदे हैं, मैंने देखा है कि आजकल वो भी गर्मी की वजह से काफ़ी अफेक्टेड नज़र आते हैं। मैंने खुद देखा है कि मैना मुंह खुला हुआ है उनका, हालांकि मैंने पानी वगैरह रखा हुआ होता है। तो क्या इज़ इट अ गुड आइडिया कि इस तरह के बर्ड्स के लिए, परिंदों के लिए, या बाहर जो पेट्स होते हैं घर में जो आपने रखे हुए होते हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए और उनका जो पानी है उसको फ्रीक्वेंटली चेंज किया जाए, या इनके लिए कोई ऐसा फूड भी रख दिया जाए थोड़ा बहुत, ताकि उनको ज़्यादा गर्मी में ट्रैवल ना करना पड़े? क्या कहते हैं आप इस मुतालिक? जो बर्ड्स वाली बात आपने बहुत अच्छी की, उसमें एक चीज़ पे फोकस रखें कि जहाँ आप पानी रखें वो जो है वो शेड में हो, ताकि अच्छा। वो धूप में खौल ना जाए पानी, हाँ। उनको भी ज़रा प्लेजेंट टेम्परेचर का पानी पीने को मिले। ठीक है। दूसरा ये कि हम ना दाना डालते हैं, और कॉमनली जो है वो बाजरा आपने देखा है कि बिल्कुल डालते हैं। ऐसे ही है। ये देखिए ना, अगर किसी इंसान को मैं एक ही खाना हर वक्त खिलाता रहूं, दाल खिलाता रहूं रोज़, हाँ, तो वो उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। ठीक है। तो जब आप परिंदों को दाना डालें तो उनको मिक्स्ड जो ग्रेन्स हैं वो डालें, जो कि मिल जाते हैं आराम से। जहाँ से आप बाजरा लेंगे वहाँ से आपको मिक्स ग्रेन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। उससे उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सारी पूरी हो जाएंगी। तो सिर्फ एक ग्रेन पे फोकस ना करें, और ग्रेन्स भी डालें। छोटा सा पॉइंटर मुझे याद आया हाँ, मौके की नहीं ये मुनासबत से, बड़ी तो अच्छी मैंने आपने डाल दिया। बात की है। और अभी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें एक बर्ड जो है वो किसी रेस्टोरेंट में टेबल पर जाकर वहाँ से खाना उठा उठा के खा रहा है। तो हमें अपने साथ साथ दूसरी मखलूक़ात जो हैं उनका भी एहसास करना चाहिए। और आपने बात की कि किस तरह से इनकी भी हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू देखनी है कि जो हम उनको फूड प्रोवाइड कर रहे जी हैं वो पूरी हो रही है कि नहीं। थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि आजकल हमने देखा है कि साए की तलाश में अक्सर
ज़्यादातर जो ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं या कैट्स भी जो होती हैं वो जाके गाड़ी के नीचे शेड की वजह से ना बैठ जाती हैं, तो बहुत सारे लोग एकदम से गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ये भी बता दें कि इनका किस तरह से ख्याल रखना है गर्मी में, कि आपने मेक श्योर करना है कि गाड़ी के नीचे कोई जानवर ना आ जाए। आप मेरे पसंदीदा टॉपिक छेड़ रही हैं डॉक्टर साहबा। सही। देखें, बात यह है कि दुनिया की जो जानवरों से प्यार करने वाली कौमें हैं वो बड़े डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं जानवरों के साथ। हम शायद इतना प्यार नहीं करते। हम आवारा कुत्तों की, जब बात स्ट्रे डॉग्स की आप बात कर रही हैं, हम उन्हें एज अ थ्रेट परसीव करते हैं। बिल्कुल एवरेज जो डॉग होता है, एंड आई नो दैट यू आर अ डॉग लवर टू, सही है। एवरेज डॉग हैज़ एन IQ ऑफ अ 3-year-old चाइल्ड। सही। तो वो समझदार होते हैं, उनके एहसासात होते हैं, और उनको बात बात पे मारना या पत्थर मारना ये बड़ी बुरी बात है। टर्की में फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं, ठीक। और उनकी गवर्नमेंट उन सब स्ट्रे डॉग्स को रेबीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेट करके दैट रखती इज़ है। वेरी गुड। तो और वो इतने सोशलाइज्ड हैं लोगों के साथ कि वो थ्रेट परसीव नहीं होते। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी गाड़ी के नीचे, वैसे वो इतने समझदार होते हैं कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है हाँ। तो वो खुद ही हिल जाते हैं। लेकिन इनको भी पानी दें, और कोई तरीका हो कि हम मारते हैं कुत्तों को, हाँ, ये उससे ना बेहतर करें। है कि हम मतलब वही इन्वेस्टमेंट जो हमने जहर और गोलियों पे करनी है वो हम रेबीज़ की वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे कर दें। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जी पॉइंट है जो कि जी आपने रेज़ किया। जी। ठीक है, अब थोड़े से बात करते हैं अलामात की, कि हीट स्ट्रोक की क्या अलामात होती हैं। और आपने जिस तरह के बताया कि पहले हीट फटीग होती है, फिर एग्जॉस्शन होती है, और फिर आप हीट स्ट्रोक में जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप बता दें कि दोनों की अलामात में फ़र्क किस तरह से करना है, कि आपको पता चल जाए कि ये हीट एग्जॉस्शन है और ये हीट स्ट्रोक की तरफ अब हम जा रहे हैं। देखें, जो हीट एग्जॉस्शन है, बेसिक अलामात मिलती जुलती हैं। ठीक है। एक तो चक्कर आएंगे, डिजीनेस होगी, हम्म। उसके अलावा इंतहाई कमज़ोरी, नकाहत महसूस होगी, ठीक है। उल्टियाँ आएंगी या मतली महसूस होगी, हम्म। और सोच में कन्फ्यूजन आ जाएगी। ठीक। ठीक है, क्योंकि ब्रेन फॉग हो जाती है और दिमाग को हम्म। सोचने की अच्छी सलाहियत नहीं रहती। और फिर उसके बाद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, बेहोशी में भी चला जाएगा, ठीक या है। कोमाटोज स्टेट में भी जा कोई सकता है। ब्रीदिंग भी इफेक्ट होती जी, है आपकी? ब्रीदिंग की जो है वो, उसमें को स्मॉल ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें हम्म। तेज़ तेज़ सांस लेता है और हाइपर वेंटिलेट करता है बंदा। उसमें बिल्कुल। फिर जो जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं उसकी निस्बत जब हम तेज़ सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब हाँ, हमारे चेंज हो खून में जाता है। चेंज हो जाएगा, और वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस के सही मामलात शुरू सही। हो जाएंगे। तो फ़र्क मैंने पहले आपसे जैसे डिस्कस किया था, जब पसीना आना बंद हो जाए तो फिर वो हीट एग्जॉस्शन से हीट स्ट्रोक की तरफ जो है वो चली जाती है बात, क्योंकि जब पसीना नहीं आ रहा, अच्छा, स्किन जो है वो हॉट होगी और रेडिश हो जाएगी। इसी के दौरान अगर धूप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ हुआ है तो आपको पता है कि सन बर्न्स भी हो जाते हैं, हाँ, हो स्किन के जाते हैं ऊपर जल बिल्कुल। जाती है, नाजुक जिन लोगों की, हम्म। ख़ास तौर पे जो फेयर स्किन लोग होते हैं उनको ज़्यादा ये मसला होता है। तो फिर इवेंचुअली मरीज़ जो है वो शॉक या ठीक। स्ट्रोक आप जैसे आम ज़बान में हम इस्तेमाल करते हैं तो फालिज के लिए ये लफ्ज़ हाँ। यूज़ करते हैं। तो स्ट्रोक यानी कि वो कोमा की स्टेज में चला जाएगा। ठीक है। दिमाग के ऊपर असरात होंगे, गुर्दों के ऊपर असरात होंगे। हाँ, मैं ये पूछने वाली थी कि ये आउटर हमने सिम्टम्स की तो बात कर ली, लेकिन अंदर क्या क्या डैमेज हो सकता है इससे? ब्रेन, अच्छा ठीक है, सबसे पहले ब्रेन दिमाग आप करें। दिमाग ठीक है। और वो आपको पता है कि वो मास्टर है, सारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, तो उसके असर में फिर बाकी ऑर्गन्स भी। अच्छा, हमारे सारे आज़ाद जो है अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं कि वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब एक ऑर्गन सिस्टम फेल होता है वो बाकियों को भी अपने साथ घसीट लेता है। ठीक है। इसको कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। यानी कि अगर अगर किडनीज जो हैं वो शट डाउन पे जा रही हैं तो वो फेफड़ों और दिल को भी अपने साथ अच्छा। शट डाउन पे ले जाएंगी। तो दिस इज़ वाई आपने भी कहा कि ये मेडिकल इमरजेंसी है, बिल्कुल। हीट स्ट्रोक, कि इसमें मरीज़ के एक तो फौत होने का भी डर होता है, ठीक है। दूसरे अगर इससे अच्छी रिकवरी ना हो तो फिर लॉन्ग टर्म उसकी पेचीदगियाँ, यानी कि गुर्दों पे जो लॉन्ग टर्म असरात रहे या दिमाग पे जो आए, सर्वाइव कर भी गया मरीज़ लेकिन लॉन्ग टर्म उसके बुरे असरात या पेचीदगियाँ जारी रह सकती हैं। ठीक है। इसलिए इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम इसे प्रिवेंट करें, अपनी यूजुअल रिएक्शनरी अप्रोच से हट के प्रोएक्टिव अप्रोच लें और पहले ही प्रिवेंट करें ताकि लोग बीमार ना हों और पेचीदगियों में ना जाएं।
ठीक है, बड़ी जी अच्छी आपने बात की। अच्छा ये बताइएगा कि जिन लोगों को बुखार है या डिहाइड्रेशन हो रही है किसी वजह से, पेट खराब है, तो क्या उनमें हीट स्ट्रोक का फिर खतरा बढ़ जाता है? जी, बिल्कुल बढ़ जाता है, और हम्म। ऑब्वियसली पहले ही वो किसी वजह से पानी उनकी बॉडी और नमकियात लूज़ कर रही है, तो वो उनका फिर प्रोसेस जो है वो और पेचीदा हो जाता है। हम्म। उसमें ये जैसे जनरल रूल ऑफ थंब है कि जब भी गर्मियाँ या सर्दियाँ हों, डायरिया में मुब्तला है कोई शख्स, बच्चा है या बड़ा है, तो अनलेस वो 6 महीने से छोटा बच्चा है, उसकी मदर फीड उसके मामलात पूरे कर देती है। देखें बिल्कुल। कैसे कुदरत का तरीक़ाकार है। ऐसे ही। लेकिन 6 महीने से ऊपर बच्चे जितने लोग हैं, उनको डायरिया में खुद ही ORS या ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो है, नमकोल वाला हम्म। पानी, वो खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए कि इससे पहले कि हम पहुँचें। अमूमन हम ड्रिप्स वगैरह की बात करते हैं। हम्म। कॉमन सेंस को अगर हम मद्देनज़र रखें, ड्रिप्स और टीके हमारे यहाँ हम मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसे ही। वो उन लोगों के लिए है जो मुंह से लेने के काबिल नहीं है, तो हमें हाँ। मजबूरी में उन्हें इंट्रावीनस या हम्म। इंट्रामस्कुलर कोई दवाई पहुंचानी है। लेकिन जो मुंह से लेने के काबिल है, वो फ़ौरन शुरू में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पीने वाला जो निमकोल का पानी है, वो पीना शुरू कर दें ताकि ड्रिप तक नौबत ही ना जाए। सही। अच्छा जो लोग जिम वगैरह करते हैं तो उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही जी होती है, और फिर जिस तरह कि आपने कहा कि नॉर्मल लोगों को अगर निमकोल वगैरह दे दें तो काफ़ी बेनिफिशियल है, तो क्या आम पानी पीना चाहिए या फिर आप रिकमेंड करेंगे कि नहीं इस तरह के मौसम में निमकोल पीना चाहिए या शिकंजी बना के पीनी चाहिए, यानी नॉर्मल पानी वर्सेस ये जो ड्रिंक्स हैं, क्या कहेंगे देखिए, आप? कुछ लोग एनर्जाइल भी बना के पी रहे हाँ जी, होते हाँ हैं। जी। अच्छा, इसमें इसमें समझें कि आपके के पानी जो है ना, जब आप उसमें मीठा डाल देंगे ना, हुँ। तो वो हाइपर ऑस्मोटिक हो जाएगा। ठीक है। तो वो मीठी ड्रिंक जो होगी ना, वो आपकी बॉडी का भी और पानी नुकसान खींच लेगी। करेगी, बिल्कुल। ठीक है? तो हमें पानी और नमकियात पूरे करने हैं। अच्छा, नमकियात में से ख़ास तौर पे सोडियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोडियम जब हम पानी के साथ कंज्यूम करेंगे, तो वो ज़्यादा अरसे तक आपके जिस्म में पानी को रोक के रखेगा। हुँ। प्योर वाटर उतनी देर रोकेगा नहीं जिस्म में, जितनी देर सोडियम वाला पानी रोकेगा, यानी कि नमक वाला पानी आम। हुँ। और हम तो आपको पता है कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट नमक की कान पे बैठे हुए हैं। हमें नमक हाँ। की कोई, अल्लाह की देखें कितनी नेमतें हैं हमारे पास। ठीक। तो नमक थोड़ा सा ऐड कर लें, पिंच ऑफ सॉल्ट कहते हैं ठीक है। मेडिसन में। ये 3 उंगलियां जो हैं, इनसे मिलके एक पिंच बनती है। ठीक है। तो एक चुटकी आप पानी में डाल लें। शिकंजबीन भी अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर हम उसमें चीनी भर देंगे तो हाँ। वो फिर हाइपर ऑस्मोटिक हो जाएगा और उसका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा अच्छा नहीं है। बहुत दफ़ा तो ये होता है ना कि बाहर से आए तो वो जल्दी-जल्दी मीठा शरबत बना के रखा हुआ होता है जी और वो पीना शुरू कर देते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे ऐसे हमारे ड्रिंक्स हैं जो कि बड़े मशहूर हैं और हमारे बचपन से आज तक चलते हुए आ रहे हैं। मुख्तलिफ रंगों वाले ड्रिंक्स की मैं बात कर जी रही हूँ जी। जो कि घरों में बनाए जाते हैं। हाँ जी। तो जब बाहर से बच्चा आता है तो माँ उसको वो पिला देती है कि बेटा ये पी लो ताकि थोड़ा सा एनर्जी लेवल बेहतर हो जाए। तो हमारा यहाँ पर ये मैसेज है कि इस तरह के ड्रिंक्स जो हैं वो अवॉइड करें, कोशिश करें कि नमकियात पूरी हो रादर जी। देन कि आप चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर हाँ दें जी। इन दिनों में, तो दैट कैन बी मोर डेंजरस फॉर यू। जी ये हम लोगों ने कहा, ठीक है। अच्छा हम थोड़ा सा बात करते हैं कि बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि हम अब जाके गाड़ी का दरवाज़ा हमने खोला तो एकदम से एक आपको गर्मी की लहर आती है और फिर आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और एसी ऑन कर देते हैं और अपने काम की तरफ चले जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा गाड़ी के दरवाजे पहले खोल के कूल डाउन करना चाहिए अपनी व्हीकल को, या डायरेक्ट ही बस बैठे और गाड़ी चला दी? थोड़ा सा इस मुतालिक बताइएगा। हाँ, मतलब देखें, ये आपको खिड़कियां खोल के उसमें से जो गर्म हवा जमा हो गई है, हुँ। उसको निकलने देना चाहिए, और आप उसका फ़ैन ऑन कर दें थोड़ी देर ताकि वो हुँ। गर्म हवा उसमें से भी निकल जाए। फिर आप एसी वगैरह यूज़ करें और चलाएं। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है, आपने टॉपिक छेड़ दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी पार्क करके और उसमें बच्चा मैं या आपसे पूछने वाली थी, दैट वाज जानवर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि हमेशा जिस तरह कि आपने कहा कि गाड़ी हम पार्क करते हैं कि अभी मैं दही पकड़ के लेकर जी आया, अभी मैं बस ये मैंने छोटा सा काम करना है और मैं आ रहा हूँ, तो ये किस कदर डेंजरस हो सकता है, स्पेशली अगर आपके कोई वालदैन बैठे हुए हैं गाड़ी में या कोई बच्चा बैठा हुआ है गाड़ी में, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिल्कुल अलाउड नहीं है कि आप गाड़ी पार्क करके और साइड पे खड़ी करके आप कोई चीज़ लेने चले जाएं। जी। जी, ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, और हम्म। स्पेशली अगर गाड़ी धूप में खड़ी हुई है, तो वो विद इन मिनट्स अंदर लोगों को सफोकेट भी कर देगी। आप ये भी समझें कि गर्मियों में
ऑक्सीजन भी जल्दी कंज्यूम हो रही होती है। तो वो क्लोज स्पेस जब आपने क्रिएट कर दी जिसमें से वेंटिलेशन नहीं है और जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन को भी जल्दी जल्दी कंज्यूम कर लेंगे, तो उस पर सांस के सिस्टम पे भी और जो हीट के इफ़ेक्ट्स होंगे वो भी। तो ये जनरली अवॉइड करें। वैसे भी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि आप बच्चों को अनअटेंडेड कहीं भी छोड़ के जाएं, हाँ। गाड़ी में या कहीं भी अनअटेंडेड बच्चे छोड़ें ना। तो एक एज तक आप उन्हें साथ लेके चलें और फिर जब वो बड़े हो जाएं तो फिर आप उन पे डिपेंडेंट हो बिल्कुल, सकते और हैं। ऐसे मौसम में तो अवॉइड करें, बच्चों को बाहर लेकर ही ना जी जाएं। जी और अगर स्पेशली आपने कोई काम करना है और गाड़ी में अफराद बैठे हुए हैं तो कोशिश करें कि वो सारे ही किसी स्टोर में अगर जा रहे हैं तो फिर अंदर चले जाएं, क्योंकि बाज़ वक़्त हमें लगता है कि बहुत थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब हम घड़ी पे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका होता है। तो यू लूज़ द ट्रैक ऑफ द टाइम एज़ वेल जी इस तरह के काम करते वक्त। और चूंकि आपको तो वहाँ पे स्टोर में एसी लगा हुआ है तो फील नहीं होता। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो इस पे सज़ाएं हो जाती जी हैं बिल्कुल। बाकायदा। अगर पेरेंट्स ने बच्चों को अनअटेंडेड छोड़ दिया है तो माँ बाप को वो जेल में डाल देते हैं कि आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत दफ़ा मुझे सड़क के किनारे या स्टोर के सामने ऐसे अफराद नज़र आते हैं कि उनकी गाड़ी पार्कड होती है और उसमें लोग बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं सदिया बात कर रही हूँ कराची से। जी मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब गर्मी में निकलती हूँ बाहर और जब मैं गाड़ी से उतरती हूँ नीचे तो वो शायद गाड़ी ठंडी होती है और बाहर गर्मी होती है, तो उससे मुझे टेम्परेचर हो जाता है। बिल्कुल और वो फिर टेम्परेचर मेरा 10-15 दिन रहता है। मैं इससे बड़ी परेशान हूँ बिल्कुल। कि वो गाड़ी से जब भी उतरती हूँ या जैसे मैं एयरपोर्ट से निकली हूँ और बाहर बहुत धूप थी तो वो मेरी आकर तबीयत खराब होगी। ये बड़ा ये अच्छा प्लीज सवाल है मुझे आपका। आप बताइए। जी, बड़ा अच्छा सवाल है और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने कॉल किया, हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाई। बहुत सारे लोग एकदम से नहाकर एसी में भी आ जाते हैं और जिस तरह कि आपने कहा कि एकदम से टेम्परेचर चेंज होता है तो इससे बंदा बीमार भी हो सकता है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी जी, आप कुछ और पूछना चाहती हैं? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। जी जी। तो ये जैसे सवाल कर रही हैं, इसमें एक तो ये अहम चीज़ है कि जो अचानक टेम्परेचर चेंज हो जाता है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो सडन टेम्परेचर चेंज को जनरली अवॉइड करना चाहिए। आप बहुत गर्मी से एकदम सर्दी वाले उसमें ना जाएं। लेकिन ये जैसे बता रही हैं कि गाड़ी से तो उतरना पड़ेगा इन्हें हाँ, बाहर, ऐसे ही है। ठीक है, तो उसमें देख लेना चाहिए कि ये एसी को ज़रा सा कम कर दें व्हेन यू ठीक है। प्लान करती हैं उतरने का, और आहिस्ता आहिस्ता ड्रास्टिकली ना चेंज हो टेम्परेचर और वो हो। हैविंग सेड दैट, अगर ये क्लेम कर रही हैं कि इनको 2-2 हफ्ते बुखार रह रहा है, कोई ऐसी नॉन कॉज नहीं है कि टेम्परेचर चेंज 2-2 हफ्ते का बुखार पैदा कर दे। सही। तो इन एडिशन टू ये जो एहतियातें हैं गर्मी और सर्दी के ट्रांजिशन की, इसके अलावा इनको देख लेना चाहिए कि कोई वबाई मर्ज़ का तो नहीं है शिकार, सही। कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा जो ठीक है। जो जिसको ये इससे रिलेट कर रही हो, लेकिन एक्चुअली वो कोई इन्फेक्शन हो जो 2 हफ्ते फीवर दे रहा हो। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेड फीवर। बाज़ औक़ात हम फील कर रहे होते हैं कि बुखार है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जब होता है तो हमें लगता है कि नहीं, शायद वो बुखार नहीं है। तो वो ये चीज़ देखनी चाहिए। और इसके लिए अगर किसी को क्रॉनिक फीवर है ना जी, 2 हफ्ते से पुराना, तो उसको फिर अपने मॉलिज से मशवरा करके अच्छा, और यहाँ उसके पर मैं टेस्ट ये कराने बताना चाहिए। चाहूँगी, आपने ये जो बात की ये भी बिल्कुल सही है कि हम डॉक्टर्स उसको बुखार कहते हैं जब थर्मोमीटर वाकई दिखा रहा हो कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा है। बाज़ औक़ात हमें बॉडी में फ़ील हो रहा होता है कि हमें बुखार है, लेकिन जब हम उसको टेम्परेचर लेते हैं तो बुखार होता नहीं है। लेकिन आपकी जो फीलिंग है उसको मैं टोटली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि एकदम से जब टेम्परेचर चेंज होता है तो बहुत सारे लोग जिनकी इम्यूनिटी लो होती है तो उनमें ये जो है तबीयत ख़राब हो जाती है। आप अपनी इम्यूनिटी बेहतर करने की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। उसमें आप सिनेमन यूज़ कर सकती हैं, विटामिन सी बहुत बेहतर होता है इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए। और थोड़ा सा ये ध्यान रखें, जिस तरह कि हमने बताया कि गाड़ी में जब बैठते हैं तो उसके शीशे खोल लें ताकि गर्म हवा निकल जाए। फिर आपका जो एसी है वो आपको बहुत तेज़ स्पीड पे नहीं लगाना पड़ेगा। तो जब आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो फिर बाहर जब आप निकलेंगे तो इतना ज़्यादा एकदम से टेम्परेचर का चेंज आपको महसूस
नहीं होगा। दूसरा, आपने ये कोशिश करनी है कि ट्रांजिशन को स्मूथ बनाएं, यानी अगर आप गाड़ी से निकल रहे हैं तो उससे पहले आप थोड़ा सा एसी ऑफ कर दें, उसको थोड़ी देर फ़ैन पे रखें और फिर जब आप गाड़ी से निकलती हैं थोड़ा सा अपने आप को कवर करें। और इस पर हम बात करेंगे कि क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद अली बोलता हूँ साइड साल से। जी, सवाल पूछिएगा। अच्छा, मैं रहा है कि वालिद साहब आपकी आवाज़ हमें सही नहीं आ रही। मेरे वालिद साहब को ना गर्मियों में प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मी की उनको प्रॉब्लम होती है कि उनको हाइड्रेशन होती है, तो ट्रिपल चक्कर आते हैं शदीद गर्म, ठीक है, पेशेंट भी है, ठीक है, तो इससे ना उनकी डाउन दीजिए, कोई 1.5-2 हफ्ता होता है। ठीक है। एज क्या है उनकी? एज उनकी 3 है। ठीक है। और डिहाइड्रेशन जब उनको हो जाती है तो साथ उनको क्या पेट वगैरह भी ख़राब होता है? क्या कोई ऐसी दवाइयाँ तो नहीं इस्तेमाल कर रहे? क्या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तो नहीं इस्तेमाल करते? नहीं 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 ना, उनकी का प्रॉब्लम के पेशेंट थे। ठीक है, हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं। ठीक है, लेकिन उनको हर गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो क्या अलामात होती हैं उनको डिहाइड्रेशन की? लाइक वो कराना शुरू होते हैं ना, चल फिर तो ठीक है, कमजोरी का एहसास होता है। कमजोरी हो जाती है। ठीक है, कि लिक्विड में कौन लाइक खून का तीखा और शुरुआत होते हैं। और दूसरा ये बताइए, लाइक खाने में चीज की एहतियात गर्मियों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपकी आवाज़ हमें सही से समझ नहीं आ रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें जिस कदर हमें समझ आ गई है। जी, इनके फादर हैं 60s में हैं, उनको हर गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, हेपेटाइटिस के पेशेंट भी हैं, फिर उनको कमज़ोरी का एहसास होता है, तो क्या करना चाहिए कि उनको डिहाइड्रेशन ना हो? बड़ा अच्छा इनका सवाल था, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स इस मौसम में काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि थकन महसूस हो रही है, घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही, इस तरह के सिम्टम्स वो बताते हैं। जो ऑन एवरेज 8 ग्लास पानी के तो दिन में पीने चाहिए ना जी, मिनिमम। इससे ज़्यादा गर्मियों में जब आप, क्योंकि हम ऐसे उसमें रहते हैं तो हमें और भी ज़्यादा पीना चाहिए पानी। 2 से 3 लीटर पानी दिन में कम से कम पी लेना चाहिए। साथ में ये जैसे बता रहे हैं कि इनको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह कोई और मसाइल नहीं है, तो उनको पानी में थोड़ा सा नमक या नमकियात भी ऐड कर लेने ठीक चाहिए। है, यखनी वगैरह भी पी सकते हैं यखनी या पी सकते हैं, वो भी गर्म कर देगी? हाँ जी, वो जरा वो ठीक टू है, मच हो जाएगा। हाँ, तो ठंडा पानी या अच्छे रूम टेम्परेचर का पानी वो पीते रहें, ठीक उसमें है, नमकियात ऐड करके। दूसरे ये कि जो इनका हेपेटाइटिस का स्टेटस है वो इम्पोर्टेंट है, वो ट्रीट हुआ है नहीं हुआ, या बाज़ औक़ात वो रिसर्च भी कर जाता है। फिर हमें ये क्योंकि ये टूटी टूटी आवाज़ थी, हमें ये नहीं पता कि हेपेटाइटिस बी है या सी है, प्रॉब्ली क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, तो उसका स्टेटस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिर जिस्म में, आपको पता है कि जो जिगर के कामों में से ये कि वो खून को गाढ़ा रखने वाली प्रोटीन्स बना रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनकी वजह से अगर वो, देखिए ये समझें कि आप ये लो परफ्यूजन में जा सकता है ना मरीज़, ये प्रॉब्ली जो कह रहे हैं कि इनकी दिल की धड़कने की सलाहियत कम है, और जब बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, आप इसको इससे देखें कि आपकी एक गाड़ी है जिसका इंजन कमज़ोर है और वो नॉर्मल हालात में सही चलती रहेगी, जिस दिन आप उसको पहाड़ पे चढ़ाएंगे उस दिन उसको मुश्किल होगी गाड़ी को। तो इसी तरह जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको और अमराज हैं, ऐसे लोग जब टफ सिचुएशन आएगी तो उनका जिस्म जल्दी हार मान लेगा। हाँ, तो ठीक है। इनकी ओवरऑल इम्यूनिटी पे फोकस करें, इनके हेपेटाइटिस के टेस्ट जो हैं और लिवर फंक्शन टेस्ट जो हैं वो करवा रिपीट लें। ताज़ा करा के, एक अल्ट्रासाउंड ताज़ा करा के अपने करीबी मॉलेज से मशवरा करें कि उस स्टेटस से तो नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि हम डायबिटीज़ में नंबर 1 है, हाँ, और अच्छा, नंबर 1 पर आ गए नंबर हम। 1 पे आ गए इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है। 33% पॉपुलेशन हमारी नॉन डायबिटिक है, जिनको पता है कि डायबिटीज़ है, और बाकी एक बहुत बड़ा नंबर है बहुत को जिनको पता ही नहीं है। कि नहीं पता ना। हाँ, तो हम नंबर 1 पे इन टर्म्स ऑफ प्रेवलेंस आ गए। ठीक है। ऑब्वियसली नंबर्स तो नहीं है, तो बहुत सारे लोग खामोशी से डायबिटिक भी चल रहे होते हैं। ऐसे ही। लिवर की जहाँ इन्वॉल्वमेंट हुई, जैसे इन्होंने जिक्र किया, उसका बड़ा क्लोज कनेक्शन है किडनीज़ के साथ भी।
तो वो और ये सारे हमारे जिस्म में पानी के वो मामलात बिल्कुल को देख बिल्कुल रहा होता है। मेंटेन करते हैं। तो जनरल हेल्थ पे अपने वालिद की फ़ोकस करें, उनकी हाइड्रेशन पे फ़ोकस करें। जब आपको अंदाज़ा है कि गर्मियों में मुश्किल होती है उनके लिए गर्मियाँ, तो उनको इंडोर्स कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दें, रखें, इंडोर्स ठीक रखें। है, उनकी और डाइट पे तवज्जो दें। जी, ये 2 से 3 महीने ज़रा टफ़ गर्मी के होते हैं, उसके बाद प्लेजेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़े से महीने जो हैं उनको ज़रा ज़्यादा खिदमत करें उनकी। ठीक है, जिस तरह कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिगर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें से एक प्रोटीन्स बनाना भी है। तो जब आपके जिगर अफेक्टेड होता है तो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स का काम बेसिकली ये होता है कि खून की नालियों में वो पानी को रखता है। जब प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो वो पानी आपके खून की नालियों में से आपके ऑर्गन्स में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पेट भी फूल जाता है। तो पेशेंट जो है वो इस वजह से भी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है कि उसकी जिस्म में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनका हेपेटाइटिस का स्टेटस और एलएफटीज दोबारा से करवा लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बीमारी दोबारा से एक्टिव तो नहीं हो गई। ठीक है, अच्छा, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने गाड़ियों में एहतियात करनी है, एसी वगैरह लगाना है। फिर मैंने पेट्स की दोबारा से बात आ जाती है कि मैंने इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये भी देखा है कि अगर उनका डॉग भी गर्मी में अगर उनकी गाड़ी में वो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़कर जा रहे हैं तो देयर आर फैंस जो कि वो अपनी विंडोज़ में लगा देते हैं और वो चलते रहते हैं ताकि डॉग को एक फ्रेश एयर जो है वो आती रहे। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है नाजरीन कि बहुत दफ़ा पानी की प्लास्टिक की बॉटल्स गाड़ी में ही छोड़ दी जाती हैं, फिर किसी को प्यास लगती है वही पानी वो पी लेते हैं। तो ये किस कदर हार्मफुल है कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी रखा जाता है। बिकॉज़ यू आर अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर भी बात करें कि अगर पानी जो है वो प्लास्टिक की बॉटल में पड़ा है और वो धूप को एक्सपोज हो गई है तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, एक तो ये है कि जब प्लास्टिक हीट होता है तो उससे ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि नुकसानदेह हैं, उनमें से बाज़ कैंसर कॉजिंग भी हैं। बिल्कुल। उसके अलावा जनरली स्पीकिंग एक कॉन्सेप्ट है माइक्रो प्लास्टिक्स का, कि जब हम प्लास्टिक के जनरली यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं तो उसमें छोटे छोटे ज़र्रात प्लास्टिक के ऐड ऑन होते जाते हैं हमारी खाने में भी और पानी में भी। तो अच्छा, फूड ग्रेड प्लास्टिक अलहदा है, वो बाकायदा जो अमेरिका में तो FDA से अप्रूव होता है फूड ग्रेड प्लास्टिक के वो माइक्रो प्लास्टिक्स नहीं छोड़ा और वो केमिकल्स ऐसे रिलीज़ नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मेरा जो PhD का थीसिस था वो HIV पे था और उसमें अच्छा। हम एक उसका हिस्सा था रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस। तो हमारे सिरिंजेस जो यूज़ हुए हुए होते हैं वो एंड अप करते हैं रेगुलर गार्बेज में। ऐसे ही है। ठीक है, और वहाँ से पिक होके वो रिसाइकल होके मुख्तलिफ यूटेंसिल्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, दैट्स सो सैड। ठीक है, इवन ये जो छोटे बच्चों की वो जो नर्सिंग बॉटल होती है वो भी आप कभी गौर कीजिएगा, ये प्लास्टिक सिमिलर हैं, सिरिंज का और वो वाला। ये फिर चीज़ें, फिर तो प्लास्टिक के यूटेंसिल्स के बहुत सारे नुकसानात हैं। फूड ग्रेड प्लास्टिक जहाँ पे है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन रफ़ यूज़ में जो हमारे प्लास्टिक आ रहा है उसके नुकसानात ही हैं। अच्छा, एक और भी हम काम करते हैं, गरम गरम रोटियां लगवा के और प्लास्टिक के लिफाफे में डाल देते हैं और ऐसे। उस वो बिल्कुल आप खुद हीट कर रहे हैं उस प्लास्टिक को और वो कई बार चिपक भी जाता है गर्म से। बिल्कुल। तो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है कि आप जैसे रोटी लेने जा रहे हैं तो दस्तरखान अपना एक कपड़े का कैरी कर लें, रीयूजेबल चीज़ें, रीयूजेबल बैग्स यूज़ करें, अच्छे फूड ग्रेड प्लास्टिक बॉटल यूज़ करें जिनसे आप मतलब यूज़ करें, या शीशे की बॉटल यूज़ करें और मटेरियल्स की यूज़ करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो प्लास्टिक मिल रहा है, स्पेशली बच्चों के खिलौने जिससे बनाए जाते हैं, वो बहुत ही लो ग्रेड है। जिस तरह कि आपने कहा कि कोई डिस्पोजल का सिस्टम नहीं है। मैं ऐसे क्लिनिक पे गई जिस पे मैंने खुद देखा कि उन्होंने नॉर्मल ट्रैश में अपनी जो नीडल है और सिरिंज फेंक दी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका जो गार्बेज है वो कितने कब कलेक्ट होता है, कहाँ जाता है, आप मेडिकली किस तरह से डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो उन्होंने बात जल्द अज जल्द चेंज करने की कोशिश की। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं हमारे यहाँ, ये बड़ी डेंजरस हैं और हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि जो आज हम नुकसान कॉज कर रहे हैं उसका शिकार कल को हमारे अपने बच्चे भी हो सकते हैं। और बाहर के ममालिक में बाकायदा टेस्टिंग की जाती है कि ऐसा कोई भी प्लास्टिक बच्चों की अशिया में, जिस तरह के खिलौने हैं या आपने कहा कि फीडिंग बॉटल्स हैं जो कि डॉलर स्टोर में पड़ी मिल रही हैं, अब आपको क्या पता कि उसकी क्या क्वालिटी है। और बहुत सारे लोग इवन उनके प्लास्टिक के बर्तन ख़राब हो जाते हैं फिर भी वो उसको माइक्रोवेव में रख रहे होते हैं।
अच्छा, वो टूटना भी शुरू हो जाता है, और जब वो टूट रहा है नाजरीन, तो वो आपके खाने के साथ मिक्स हो रहा है, और इसका मतलब है कि आप खुद ही अपने आप को कैंसर की तरफ पुश कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़िंदगियां हमने इतनी आसान कर ली हैं कि हम डॉक्टर्स भी माइक्रोवेव भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन भी, लेकिन जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि आप देख लें कि वो फूड ग्रेड प्लास्टिक है कि नहीं, और आपको लगता है कि अब अगर प्लास्टिक की हालत नाजुक हो गई है तो उसका मतलब है कि इट्स टाइम टू थ्रो इट इन द ट्रैश कैन, और आपकी सेहत से ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर मैं एक बड़े मज़े की बात करूँगी कि कल मेरी गाड़ी पार्क थी, तो जो वाइपर वाले लगाने वाले आते हैं, उन्होंने कहा कि बाजी शीशा महंगा है, वाइपर इतना महंगा नहीं है। तो मैं यहाँ पर वही एग्जाम्पल कोट करते हुए कहूँगी कि आपकी बॉडी, आपकी सेहत बहुत महंगी है, और प्लास्टिक इतना महंगा नहीं है, तो उसको ज़रूर रिप्लेस करवा लें। अच्छा, आते हैं हम थोड़ा सा स्वेटिंग की तरफ, के बाज़ लोगों को गर्मी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बाज़ लोगों को स्वेटिंग होती ही नहीं है, तो ये क्या चक्कर है? क्योंकि स्वेटिंग तो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो हमें कूल डाउन रखता है। जी तो जिन लोगों में कम स्वेटिंग होती है, तो क्या उनमें ज़्यादा ख़तरा है कि वो उनको हीट स्ट्रोक हो सकता है? जी, आपकी बॉडी देखिए, एक तो ये कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसका हीट से एक्सपोजर ही नहीं है और वो स्वेट ही नहीं कर रहा, तो फिर तो ऑब्वियसली उसकी रीज़न है ना कि वो गर्मी से एक्सपोज ही नहीं हुआ और उसको ठीक पसीना है। नहीं आ रहा। लेकिन अगर बाज़ लोगों में ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। आपकी मेटाबॉलिज्म से, हम सब ठीक है। डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो कुछ लोगों की मेटाबॉलिज्म तेज़ होती है, कुछ लोगों की इतनी तेज़ नहीं होती। तो जिनकी मेटाबॉलिज्म तेज़ होती है उन्हें पसीना भी ज़्यादा आएगा, उनके बाकी बॉडी के फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे, और जिनकी मेटाबॉलिज्म स्लो होगी उनको जनरली पसीना भी कम आएगा, उनको सर्दी भी ज़्यादा लगेगी। अच्छा, एनीमिया जो है उसमें ऐसे हो जाता है, जिनमें खून की कमी होती है उन लोगों के अंदर जो है वो भी ऐसे हो जाता है। तो अब हम सब की अपनी अपनी बॉडी टाइप्स हैं, उसके मुताबिक हमने अपने आप को मैनेज करना है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पसीना आना बहुत अच्छी बात है। आप देखें कि एक वजह, कई वजूहात हैं। किडनी डिजीज़ेज़ कितनी कॉमन हो गई हैं गुर्दों के, और आप जिस भी शहर या इलाके में चले जाएंगे वहाँ पे डायलिसिस यूनिट्स भरे हुए हैं। उसकी एक वजह तो बीपी और शुगर के अमराज और उनके इतने सारे होना और उनकी कंट्रोल ना होना है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि देखें, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 2 फ़िल्टर्स लगाए हैं, एक गुर्दों की शक्ल में और एक पसीने के ग्लैंड्स की शक्ल में। हाँ। जब आप सारी उम्र एक ही फ़िल्टर के ऊपर, गुर्दों के ऊपर ही सारा लोड डालते रहेंगे और पसीने को बुरा समझ के नहीं निकलने देंगे, तो वो फिर इवेंचुअली वो ओवरलोड हो जाएंगी किडनीज। जबकि रेगुलरली एक्सरसाइज जो लोग करते हैं वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पसीना उनको आता है और उनके दोनों फंक्शंस जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। तो पसीना निकालना अच्छी बात है। हाँ, एतदाल इज़ शर्त है, और अगर जैसे कोई बहुत रिगरस एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको फिर चाहिए कि वो अपनी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिप्लेस करता ठीक रहे। है। अच्छा, बाज़ लोगों को ना ये भी प्रॉब्लम होता है कि गर्मी में उनके तलवे, पाँव के तलवे जलना शुरू हो जाते हैं, तो ये क्यों होता है? क्या ये डायबिटीज़ की कोई अलामत हो सकती है, या गर्मी की वजह से भी ये जल सकते हैं? इसमें क्या किया जा सकता है? बाज़ औक़ात ऑयल वगैरह, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर सरसों का तेल लगाओ तो ये जलन ख़त्म हो जाती है, तो क्या ये भी गर्मी की वजह से होता है, या कोई बीमारी का इशारा भी हो नहीं, सकता ये है? देखें, इसको कहते हैं हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि जिस्म के कोनों पे नसों की कमज़ोरी या उसकी शिकायत, ठीक है। मर्ज़। इसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ज़ियाबतीज़ है कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनकी ओवर ईयर्स, स्पेशली अगर 10 साल पुरानी होगी है डायबिटीज़, तो उसके बाद उनकी हाथों और पैरों की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं ग्लव एंड स्टॉकिंग टाइप, यानी कि जैसे दस्ताने पहने और जुराबें पहनी हो, वो एरिया उनका जलना शुरू हो जाता है। इसके डायबिटीज़ के अलावा एक उसकी कॉमन वजह जो है विटामिन B12 की कमी है। ठीक है। विटामिन B12 की कमी जिन लोगों में होगी उनमें भी ऐसी अलामतें आएंगी कि उनके हाथों पैरों में सुन्न होना, जलना, सुइयां चुभना, ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो होंगी। तो विटामिन B12 लेवल्स वैसे ही पूरे रखें। टेस्ट महंगा है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसका टेस्ट भी करवा लें। ठीक है। और अदरवाइज़ विटामिन B12 जो है, फ्रूट्स, जो भी मौसमी फल हैं वो दिन में 2 पोर्शंस उनके लाजमी लें। सीजनल फ्रूट्स लें। आजकल तरबूज के ख़िलाफ़ बड़ी मुहिम जोई हो रही है। हाँ, बिल्कुल, लोग कह रहे हैं तो कि उसमें कोई बीमारी आई हुई है, तो आप ना खाएं नहीं, ये। वो मेरा ख्याल है कि शायद ये हुआ हुआ है कि जी टीके लगा के अच्छा। उनको आर्टिफिशियली कलर किया जाता है, ठीक होता है। होगा कहीं, लेकिन इतने मास स्केल पे, हम क्योंकि एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, इतने मास स्केल पे शायद ये करना बड़ा मुश्किल हो कि सारे ही तरबूजों को टीके लगे हुए हैं। और
देखिए हम इतने सालों से डॉक्टर साहब तरबूज खा रहे हैं, जी। हमें अब इतनी तो पहचान है कि खा के हमें बता दें कि जो मैं 30-40 साल से तरबूज खा रहा हूँ ये वैसा ही है या इसमें कोई मसनूई रंग या बिल्कुल। वो है, तो वो तो हाँ। आइडिया हो जाता है। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको शक हो वो फिर वो कंज्यूम ना करें तरबूज। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि फ़र्स्ट एड क्या होनी चाहिए? अगर हमें लग रहा है कि किसी को हीट एग्ज़ॉस्शन या हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो फिर क्या किया जा सकता है घर में? अभी मैं अस्पताल की बात नहीं कर रही। देखिए घर में तो आप फ़ौरन जो है वो उस बंदे के कपड़े हल्के कर दें या ठीक है। कम से कम कर दें, उसको डायरेक्ट हवा पड़े ऐसे वो कूलर हो या एसी हो या पंखा हो कोई हवा का, ठीक ताकि है। उसके जिस्म पे हवा लगे और वो हीट रेडिएट हो। उसको अगर वो इतने होश में है तो उसको निमकोल वाला पानी फटाफट पिलाएं। आप उसके जिस्म के गिर्द बर्फ़ वगैरह भी, उसमें ठंडा पानी आप उसके ठीक है। ऊपर गिरा भी सकते हैं या शावर दे सकते हैं ऐसे मरीज़ को। हॉस्पिटल में भी हम एक्चुअली यही कर रहे होते हैं कि ठंडी ठीक है। ठंडी उसको दे भी रहे होते हैं, उसको एनजी ट्यूब पास करके उसमें भी ठंडा पानी डाल रहे होते हैं और उसको 2-2 आईवी लाइंस डाल के डबल ड्रिपें भी चढ़ा रहे होते हैं। तो वहाँ पे तो, लेकिन ये उस स्टेट में जब बंदा हीट स्ट्रोक का शिकार हो गया। सही। हीट एग्जॉस्शन अगर अच्छे से हैंडल की जाए और होश में हैंडल की जाए तो घर में भी अच्छी हैंडल हो सकती ठीक है। है, तो कौन सा कट ऑफ पॉइंट है जिस पे अब आपने सोचना है कि मैंने जो करना था कर लिया है, अब मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना है? किस तरह से पता चलेगा कि इट्स टाइम टू गो टू द इमरजेंसी नाउ? देखिए जब मरीज़ की ज़हनी कैफ़ियत अपने आप को बयान करने वाली नहीं रही, जब वो कंफ्यूज्ड हो गया है, तो आप देखें कि उसकी जो है दिमाग पे असरात आ रहे हैं, कंफ्यूजन में जा रहा है, वो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। जो शख्स बातचीत कर रहा है, आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, एक्टिव है, अपनी शिकायत आपको बयान कर रहा है, वो स्टेबल है और उसको आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उसने जब वो उस स्टेट से भी चला गया, वो अपने होश में नहीं रहा या ग़ुनूदगी में जा रहा है, तो फिर आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है, ये आपने जो बात की तो मुझे याद आ गया कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट हमें बताया जाता है कि इमरजेंसी में जो पेशेंट ज़्यादा चीखे मार रहा है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक है, और जो क्वाइट हो जाता है ना जब पेशेंट या मरीज़ आपका जो है वो चुप हो गया है, आपको लग जी। रहा है कि उसका रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं रहा, तो दैट इज़ द पेशेंट जिसको आपने सबसे पहले अटेंड करना है। और हाँ जी। वही पॉइंट आपने यहाँ पर भी कहा कि जी। जब तक वो आपको बता सकते हैं कि मुझे ये हो रहा है तो इसका मतलब है कि चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन उसके बाद जब वो आपको लग रहा है कि कंफ्यूज हैं, उनके दिमाग पर असर हो रहा है और अब वो चुप हो गए, दे नॉट कंप्लेनिंग, तो आपने फिर डॉक्टर के पास उनको लेके जी। जाना है। जी। ठीक है, थोड़ा सा ये बताइएगा कि कौन से पाकिस्तान के इलाके हैं, बिकॉज यू आर फ्रॉम पब्लिक हेल्थ, तो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर हीट स्ट्रोक का ज़्यादा चांस है होने का? जिस तरह कि कराची से कॉल आई थी, वहाँ पर हर साल हम देखते हैं कि बहुत सारी जानें ज़ाया हो जाती हैं, बहुत सा शदीद नुकसान होता है, तो वहाँ पर आप स्पेशली इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जो पाकिस्तान के तो बहुत बहुत गर्म इलाके हैं, बलूचिस्तान के कई इलाके हैं जो बहुत गर्म हैं। बिल्कुल। मैंने निश्तर से पढ़ा हुआ है, साउथ पंजाब बहुत गर्म इलाके हैं। सहराई इलाके जनरली जहाँ पे आप देख रहे हैं वो हैं, तो उन लोगों को ये कि अपनी जनरल सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कुछ तो इन इलाकों के लोग फिज़िकली भी इस काबिल होते हैं, खुदा हाँ, ताला टफ ने होते उनकी हैं, अल्लाह ताला ने उनको जेनेटिक्स ऐसी सलाहियत बनाई दी हैं होती है। कि अल्लाह अपने बंदों पे उनकी औकात से ज़्यादा बोझ डालता भी नहीं है। हाँ। तो जेनेटिक्स अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई हैं इन इलाकों में। आप देखेंगे डार्कर स्किन्स हैं और वो अपनी हीट को बेहतर हैंडल कर सकते हैं। और कुछ उनके कल्चर में उन्हें ऐसी बातें, देखें कल्चर इज़ लर्नड बिहेवियर, कि हम इर्द गिर्द के लोगों को देख के सकाफ़त सीखते हैं और वो काम करते हैं। तो कुछ उनके कल्चर में ऐसी चीज़ें, जैसे वो अपने आपको हेड गियर कवर करके, मुंह ढक के, सिर्फ आंखें खोल के, गर्दन को वो स्पेशली कवर करते हैं धूप में, फिर वो गर्दन पे गीला कपड़ा डाल लेते हैं जिससे वो टेम्परेचर, आपको पता है एवेपोरेशन कूलिंग, तो वो गर्दन के ऊपर वो बड़े फोकस करते हैं। कपड़े वो हमेशा लाइट कलर के पहनते हैं, पूरी आस्तीन के शलवार कमीज़ पहनते हैं, और एक आध कोई चादर या पटका वो पतला सा मलमल का साथ रखते हैं। ये वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि जब आपकी धूप में एक्सपोजर को अवॉइड कर सकते हैं आप, या गर्मी से एक्सपोजर आप अवॉइड किया जा सकता है, कोई बहुत मजबूरी नहीं है, सही। तो फिर उसको पहला स्टेप ये है कि उसको अवॉइड करें। सही। दूसरा ये है कि जब आप नहीं कर सकते तो फिर आप अपने आप को अच्छे से कवर करें, लाइट कलर के पतले कपड़े पहने, साथ ट्रैवल करते हुए पानी, निमकोल वाला पानी कैरी करें, वो साथ साथ आप पीते रहें, कंज्यूम करते रहें, और साफ़ पानी
बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें, अगर पानी गंदा है और पहले ही डिहाइड्रेशन का चांस है और उसकी वजह से मरीज़ को मोशन भी लग गया, आपको पता है कि बिल्कुल, डायरिया भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस गर्मियों भी की फैल जाता है, बिल्कुल। बीमारियां हैं, तो वो सिचुएशन को और वर्स कर देगा। तो खाने पीने में एहतियात करें, ठीक है, जो चीज़ें सड़ सकती हैं उनको खाएं, मतलब उन्हें अवॉइड करें, ठीक है। और फ्रूट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करें, फ्रूट्स धो के खाएं, ये चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे Thank डॉक्टर you. अब्दुल्ला। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज ये है कि चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपने ख़ुद ही एहतियात करनी है। कोशिश करें कि अपने सर को ढक कर रखें। ख़वातीन दुपट्टा वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चों को आप कैप्स पहना सकते हैं, सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, छतरी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी में बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अवॉइड करने वाली छतरियाँ अब आ चुकी हैं। कपड़े कोशिश करें कि हल्के रंग के हों, ज़रा खुले हों, और पाँव वगैरह अगर आपके जलते हैं तो हमने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी पानी की कमी पूरी कर सकते हैं, उन पे कुछ लगा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि जो पेशेंट्स हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उनको नमक वगैरह का पानी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी इन दिनों में कम कर दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग, कीप वॉकिंग। अल्लाह हाफ़िज़।